अच्छा जी, हमारा ग्रामर का लेक्चर 16 है। और कई दिन का गैप आ गया प्रीवियस लेक्चर में, और इसमें उसकी रीज़न थी कुछ मसरूफियत। बहरहाल आज इंशाल्लाह ग्रामर का जो पोर्शन है, ठीक है, जो बुनियादी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस वो दो रह जाएंगे, तो इंशाल्लाह उनको 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि मैं बेसिक से नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल एक एक सेंटेंस के एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस तो नहीं होगी। जनरल एक रूल बताऊंगा और उसमें एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, और फिर मैं प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस भी दूंगा। ठीक है, आप अपने ज़ाती तौर पे उनको कन्वर्ट करना। बहरहाल पंक्चुएशन होप आपने एंजॉय की होगी। तो ये 2-3 पंक्चुएशन हैं जो इतनी ज़्यादा फेमस तो नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगी पंक्चुएशन, जिस तरह इसमें है पैरेंथेसिस है, डैशेस है, ब्रैकेट्स, कोटेशन। ठीक है, और सेंटेंस फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये भी हमारे पार्ट है पैराग्राफ राइटिंग का। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स में एक तरह की मिस्टेक होती है। तो बहरहाल पैरेंथेसिस क्या होता है, ये जो ब्रैकेट को, ठीक है, छोटी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। तो इसका क्या इस्तेमाल है, इसका कहाँ यूज होता है? सबसे पहले कोई इजाफी अगर कोई डिटेल डालनी हो किसी सेंटेंस में, अगर किसी हवाले से जो अभी बात की है और हमने इसके एक्सप्लेन करना हो सेंटेंस को, तो फिर हम ब्रैकेट डाल के, सॉरी ब्रैकेट नहीं कहेंगे इसको, पैरेंथेसिस कहेंगे। ब्रैकेट वो बड़ी होती है, वो भी इसमें आएगी। देखिए जिस तरह सेंटेंस है, द टीचर टोल्ड अस। ठीक है, इजाफी इंफॉर्मेशन से पहले हम पढ़ेंगे। द टीचर टोल्ड अस टू इंक्लूड द लिस्ट ऑफ वर्क्स साइटेड विद आर एसेज। हमने जो ऐसे लिखा है उसमें जितना भी वर्ड का रेफरेंस है वो इंक्लूड करना है एक लिस्ट बनाकर। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है अगर हम ये दरमियान में जो इंफॉर्मेशन मैंने डार्क की हुई है और इसको वैसे करते हैं। अब देखेंगे द टीचर टोल्ड अस। अब ये एक इजाफी एक्सप्लेनेशन है, इजाफी बात है। द टीचर टोल्ड अस व्हाट अ ग्रेट रिमाइंडर। ठीक है, जो कुछ हमें टीचर ने बताया वो एक ग्रेट रिमाइंडर था। ये इसने एक एक्सप्लेन किया बात को कि जो टीचर ने बताया वो कैसा था, किस अंदाज से बताया, ये भी बता सकते हैं, ये भी कह सकते हैं पैरेंथेसिस डालकर एक्सेट्रा। सेकंड है एब्रीविएशंस के गिर्द भी पैरेंथेसिस लगाते हैं। द क्लासरूम परफॉर्मेंस सिस्टम इज अ स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप्ड बाय मी। तो जो क्लासरूम रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस सिस्टम है वो क्या है, CPS। तो इस तरह से उसको पैरेंथेसिस कर दिया। नेक्स्ट है फुल इंटरप्शन आ जाए थॉट में, ये थोड़ा सा समझे। अगर दो मुख्तलिफ चीजें हम सोच रहे हैं, ठीक है, और ये आप यूं समझ लीजिए जैसे कोई स्टोरी राइटिंग हो रही है। तो स्टोरी राइटिंग में जो कि एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे राइटिंग में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बात। तो स्पेशली जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, को पोएम्स पढ़ रहे होते हैं, पोएम्स तो नहीं खैर, पारल स्टोरी राइटिंग में ही होता है। अब एक बात किसी ने कह दी, और अगर बंदा चूंकि देखें, अब मल्टीपल थॉट्स एक साथ चल रही होती हैं। अगर एक बात किसी राइटर ने लिखी कि भी जी कोई करेक्टर है वो एक बात करता है, लेकिन वो सोच रहा ये है, उसके अगेंस्ट सोच रहा है, तो वो इंटरप्शन है उसकी थॉट में। तो वो जो कह रहा है और जो सोच रहा है, उनको दोनों को कॉन्ट्रेरी अगर साथ साथ लिखना है, तो उसको ऐसे पैरेंथेसिस करके लिख दें। ही वॉन्टेड टू गो होम, वो घर जाना चाहता था, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं जा सकता था। ठीक है, अब क्यों नहीं जा सकता था? एक थॉट में जाना तो चाहता था, लेकिन उसने क्या कहा कि जा नहीं सकता था, वो टू मच टू डू, क्योंकि जाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, नहीं जा सकता था, टू मच टू डू, इस तरह की बात कर दी। तो कॉन्ट्रेरी है, इंटरप्शन है थॉट में। जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? टू मच टू डू वगैरह। नेक्स्ट है टू सब्सटीट्यूट फॉर अ वर्ड आर। ये जो ORR है इसका मतलब है या। ठीक है, या आर। तो इसको इसके रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है कैसे? एक सेंटेंस है हमारे पास, व्हाट पार्ट, ब्रैकेट हमने पैरेंथेसिस किया, एस लगाया, डू यू वांट। इसका मतलब ये है कि व्हाट पार्ट आर व्हाट पार्ट्स डू यू वांट, यानी कि कौन सा पार्ट आप चाहते हो या कौन से पार्ट्स आप चाहते हो,
ठीक है, डू यू वांट, ऐसे मैंने इसको ब्रैकेट किया कि व्हाट पार्ट आर, यहां से देखें आर पार्ट्स, तो पार्ट और पार्ट्स को दोनों को लिखने के बजाय, आर डाल के दोनों को लिखने के बजाय उसने सिर्फ पैरेंथेसिस के एस उसके साथ शामिल कर दिया। नेक्स्ट है फिगर्स, कैप्शंस, नंबर्स वगैरह जब हम डालते हैं, एक सेंटेंस है उसके बाद नंबर्स की हमें जरूरत पड़े तो भी पैरेंथेसिस यूज करते हैं। जिस तरह 2 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ 2 स्टेप्स हैं, तो दोनों स्टेप्स के लिए भी उसने क्या किया, पैरेंथेसिस लगाया 1, पैरेंथेसिस लगाया 2। इसके लिए भी यूज होता है डैशिस। डैशिस क्या होती हैं, जिस तरह ये मैंने लगाया डैशिस, ऐसे डैश डालते चले गए। डैशिस में सबसे पहले कोई पास अगर आ जाए किसी बात के दौरान, या किसी बात पर जोर देना मकसूद हो बात पर, तो भी डैश डाल देते हैं, या पास या जोर देना हो। मिसाल के तौर पे आई विश आई वॉज इन जॉर्जिया, ठीक है, तो आई विश आई वॉज इन जॉर्जिया, काश के मैं जॉर्जिया में होता, आगे डैश डाल के उसने कहा एटलांटा। ये डिटेल है, जॉर्जिया एक कंट्री है, एटलांटा उसका सिटी है, बल्कि उसका कैपिटल भी है। तो उसने कहा कि मैं काश मैं जॉर्जिया में होता, आई विश आई वाज इन जॉर्जिया। तो वैसे यहाँ वर्ब भी लगाया जा सकता है, होना वर्ब चाहिए था कि आई विश आई वर इन जॉर्जिया, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बहरहाल तो उसने कहा मेरी ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश आगे तो वर ही आएगा, ठीक है, आई विश आई वर इन जॉर्जिया, काश मैं जॉर्जिया में होता। अब जॉर्जिया में कहाँ होता, उसने फौरन से थोड़ा सा पास लिया और कहा एटलांटा। है। होता जाहिर है जॉर्जिया में ही, लेकिन अटलांटा भी जॉर्जिया में ही है, तो उसने इसको थोड़ी सी डिटेल ऐड की है इस तरह से। और नेक्स्ट है एम्फेसाइज की एग्जांपल्स के तौर पे, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स डैश। अब हम ये बाद में पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ते भी। स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग स्टूडेंट्स, ठीक है। ए आ गया तो फिर हम इधर इज लगाएंगे। देखें पढ़ाने के दौरान भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स नजर आ रही होती हैं। स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स, अच्छा अगर यहाँ प्रोग्राम्स है तो फिर हम इसको आर नहीं करते, आर दी कर देते हैं, आर द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग स्टूडेंट्स, ठीक है, आर द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग स्टूडेंट्स, क्योंकि हम प्रोग्राम्स के साथ आर लगा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट एक्सचेंज कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इसको आप डिटेल में बताने का मकसद ये है कि हम ये जो हमने डैश लगाए हैं, इससे आगे और पीछे जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल आपस में कनेक्ट हो जाती है, और विदाउट डैशेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी कंप्लीट डेफिनेशन, एक एक्सप्लेनेशन देती है, मीनिंग देती है। जो स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा अब हम डैश को रिमूव करते हैं कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम, स्पेशली दोज विद एन इंटरनेशनल फोकस। अब स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम, इससे जाहिर होता है कि जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन खास तौर पर जो इंटरनेशनल फोकस वाले हैं एक्सचेंज प्रोग्राम, वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं यंग स्टूडेंट्स के लिए, तो हमने उस पर जोर दे दिया, एक खास बात कर दी। अपोजिटिव फ्रेज या लिस्ट अगर कोई हो उसको सेपरेट करने के लिए भी डैश यूज होता है, आई नीड रेस्ट, ठीक है, आई नीड रेस्ट। अब आई नीड अ रेस्ट, डिशेस लॉन्ड्री डस्टिंग दे आर ऑल डन नाउ। अब इसको क्या कहना क्या चाह रहा है वो, मुझे अब रेस्ट चाहिए, ठीक है, क्यों, अब वो आगे वजाहत कर रहा है बात की, एक लिस्ट भी बता रहा है कि डिशेस लॉन्ड्री और डस्टिंग जो है वो तमाम के तमाम मैंने साफ कर दी है, तो आई नीड अ रेस्ट, डिशेस लॉन्ड्री और डस्टिंग वगैरह सब साफ हो गए, डी डिशेस का डी छोटा कर दिया। तो ये एक लिस्ट के आगे पीछे भी डाली जा सकती है, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट है, आप समझ लो कॉलन की, कॉलन भी आ सकता है यहाँ पर और ये भी आ सकता है। फिर सेंटेंस को थोड़ा सा हमें तब्दील करना पड़ेगा, आगे पीछे को लगा सकते हैं क्लॉजेस। ब्रैकेट्स, एक पैरेंथेसिस है, ये ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, उर्दू में हम छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। कमेंट्री, मिसिंग वर्ड विद इन डायरेक्ट कोट्स वगैरह के साथ भी ब्रैकेट डाल सकते हैं, यानी कि हम एक किसी के कोट कुछ बता रहे हैं कि जी जैसे अहमद ने कहा ओनली 5 वर लेफ्ट अलाइव आफ्टर स्टालिन्स प्रोग्रेस परजिस, यानी कि स्टालिन ने लोगों को कत्ल किया था उनमें से सिर्फ 5 जिंदा रह गए थे। अब अव्वल तो ये भी नहीं पता लग रहा कि
ओनली 5 वर लेफ्ट। अब ये किसी की कूट है। अहमद ने ये कहा कि ओनली 5 वर लेफ्ट। अब 5 कौन थे, क्या थे, औरतें थी, मर्द थे, अब नॉन ह्यूमंस थे, कुछ भी नहीं पता लग रहा। अब जहां पर ये अहमद ने जो कोटेशन बताई है, जो बात कर रहा है, तो वो तो बैकग्राउंड की बेस पे कहते हैं। लेकिन जब हम इस जगह पर कहीं और बात कर रहे हैं तो उस वक्त तो नहीं पता लग रहा कि आया कि बात क्या आ रही है। तो हम ब्रैकेट डाल के बता देते हैं ओनली 5। 5 मतलब क्या, पीपल आउट ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप्स। तो ये असल में लोगों की बात हो रही है, पीपल्स की बात हो रही है, उस ग्रुप की। तो इंसर्ट इलिप्सिस, जैसे डेविडसन आर्ग्यूज, एक कोटेशन है, अब वो बड़ी कोटेशन है लेकिन हमें सिर्फ अपने मकसद, अपने मतलब की बात उसमें से चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, वी कैन ओनली डू सम, वी कैन ओनली डू सो मच बिफोर। कोटेशन कुछ यहाँ स्टॉप किया, आगे बहुत सारे 2-4 सेंटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट की डॉटेड लगाए और इसको वहीं से हम शुरू कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव टू गिव अप दिस फ्यूटाइल अटेम्प्ट। इसका मतलब यह है कि 2-3 लाइनों की स्पेस जो थी उसको हमने छोड़ दिया और वहां पर हमने ब्रैकेट लगा दी, मीन बहुत सारे कुछ वर्ड से हम हड़प करेंगे। ये भी एक ब्रैकेट का यूज है। कोटेशन, जिससे कोटेशन मार्क्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह में यूज होता है, इनडायरेक्ट में तो नहीं, डायरेक्ट में यूज होता है। तीसरा, हाउ डिड यू डू ऑन योर फाइनल। हाउ डिड यू डू ऑन योर फाइनल, फाइनल में आपने कैसा परफॉर्म किया। अब यहाँ पर आप कोटेशन लगाएं और शुरू में ये सारा सेंटेंस ऐसा है कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही बोला गया है जो कि किसी ने, जैसे किसी ने क्या, माय रूममेट ने एग्जैक्टली ऐसा ही कहा। माय रूममेट आस्क्ड, मेरे रूममेट ने पूछा, हाउ डिड यू डू ऑन योर फाइनल, आपने अपने फाइनल में कैसा परफॉर्म किया। तो इसके लिए भी ये कोटेशन मार्क्स यूज होता है इसके लिए। अच्छा, इसमें देखें कि आपने कोटेशन मार्क स्टार्ट किया और हाउ, क्योंकि पहला वर्ड है तो एच बड़ा, ठीक है, कैपिटल। आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन कोटेशन से क्लोज कर दिया। कोटेशन से क्लोज करने के बाद एक तो कोटेशन मार्क आप गौर करना कि क्वेश्चन मार्क के राइट साइड पर आया है, यानी पहले क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप अगर आना होता तो पहले फुल स्टॉप लगाएं, फिर ब्रैकेट यानी कि कोटेशन क्लोज करें। उसके बाद भी जो नेक्स्ट हमारे रिमेनिंग सेंटेंस है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, माई का एम छोटा है। इसी तरह देखें, एम अगर ये जो है, ये वाला हिस्सा अगर पहले आ जाए तो फिर एम कैपिटल आएगा और उसके बाद कोमा लगाएं और फिर कोटेशन मार्क स्टार्ट करने के बाद एच स्मॉल लगाएं। यहाँ एच कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसकी डिटेल से देखेंगे। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स जिस तरह आई थिंक मैंने रन ऑन सेंटेंस पढ़ाया है, ठीक है, उसमें कुछ इश्यूज थे और रिजॉल्व किए जाते थे। तो रन ऑन सेंटेंस वैसे वो मिस्टेक थी कोमे वगैरह की और इस तरह। तो रन ऑन सेंटेंस में भी इसी तरह है, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ क्लॉजेज हैं जो कि हम मिसप्लेस कर देते हैं, कंजक्शन लगनी होती नहीं लगा रहे होते एटसेट्रा, जिस तरह। या अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब कहीं आना चाहिए नहीं आ रहा तो वो सेंटेंस फ्रैगमेंट्स होते हैं। लेकिन एक होता है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है जो कंप्लीट हो, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो अगर जरूरी है तो। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स का मतलब है कि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, उसका एक पार्ट है, एक फ्रैगमेंट है। अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, सिर्फ उसका एक फ्रैगमेंट है, तो वो सेंटेंस तो गलत हो गया ना। एक सेंटेंस है हमारे पास, वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। यस्टरडे स्टोर पर गया। अब इसमें पता नहीं लग रहा, गया है, गई है, गए हैं, कौन गया है, मैं गया हूं, आप गए हो, कौन, पता ही नहीं लग रहा। तो इसमें क्या है, इनफैक्ट सब्जेक्ट मिसिंग है, तो करेक्शन क्या होगी, आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। ये सेंटेंस फ्रैगमेंट का इशू है यहाँ पर। इसी तरह एक सेंटेंस है, आफ्टर द क्लासेस द लाइब्रेरी माई लाइफ नाउ डेज। ठीक है, जनरली हम स्पीकिंग में ऐसा बोल लेते हैं, बस क्लासें हैं, लाइब्रेरी है और यही मेरी जिंदगी है। तो लेकिन राइटिंग में थोड़ा सा ये डिफरेंट, ऐसा नहीं हम कर सकते, क्लासें हैं, लाइब्रेरी है, आप क्या कहोगे, आफ्टर द क्लासेस, क्लासेस होती हैं, उसके बाद आई एम, ठीक है, गोइंग टू लाइब्रेरी, या आई गो टू द लाइब्रेरी, यूं भी कर सकते हो कि मैं फिर बस क्लासें होती हैं, क्लास के बाद लाइब्रेरी चला जाता हूँ। दिस हैपेंस टू बी माई लाइफ नाउ, यही आजकल मेरी जिंदगी है। ठीक है, आफ्टर द क्लासेस। अब द लाइब्रेरी, उसके तो आप बताएं ना कि फिर आई गो टू लाइब्रेरी, सब्जेक्ट भी मिसिंग है या मेन वर्ब मिसिंग है इसमें। और नेक्स्ट है फ्रेगमेंट, मिस यूज ऑफ सबॉर्डिनेटर्स और prepositions।
सबॉर्डिनेटर्स, जैसे सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़ी थी हमने, प्रेपोजिशन पढ़ा था, अगर वहां कोई इशू है तो इसके लिए थोड़ी डिटेल देखनी पड़ेगी कि क्लॉज, जैसे क्लॉज मैंने डिटेल से आई थिंक 2 से 3 मरतबा बता चुका हूँ। क्लॉज होती है जो पूरा कंप्लीट मीनिंग दो, उसमें सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो, ठीक है, और अगर जरूरत हो तो ऑब्जेक्ट भी हो, उसको क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ पर क्लॉजेस की 2-3 बताया, सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें एक क्लॉज भी हो सकती है, दो भी, तीन भी। आई हेट लिस्निंग टू द पॉलिटिकल इंजीनियर्स, ठीक है, जो पॉलिटिकल इंजीनियर्स होते हैं उनको सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि नफरत है। एक सेंटेंस है पूरा कंप्लीट, तो ये एक क्लॉज होगी, आई हेट लिसनिंग टू पॉलिटिकल इंजीनियर्स। दो क्लॉजेस भी हो सकती हैं, स्टूडेंट्स डिसलाइक मिस्टर अली, एक, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। स्टूडेंट्स डिसलाइक मिस्टर अली, स्टूडेंट्स को मिस्टर अली बिल्कुल भी नहीं भाता, बिकॉज क्योंकि हिज क्लासेस कैन बी टफ, उसकी क्लासेस टफ होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं। दो क्लॉजेज हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट है बिकॉज वाली। थ्री क्लॉजेज भी हो सकती हैं, सिंस यू ड्रू द शॉर्ट स्ट्रॉ यू मस्ट वॉक टू द गैस स्टेशन, देखें, सिंस यू ड्रू द शॉर्ट स्ट्रॉ एक क्लॉज, यू मस्ट वॉक टू द गैस स्टेशन ये दूसरी क्लॉज, वाइल वी स्टे हियर जब हम यहाँ खड़े थे, तो ये 3 क्लॉजेस हैं, थ्री थ्री क्लॉजेस तक हो सकता है। ये सेंटेंस तो करेक्ट थे, लेकिन अब इश्यूज क्या हो सकते हैं कि इजीएस्ट वे टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉजेस, अब नंबर ऑफ क्लॉजेस का नहीं पता लग रहा, और हमने बस ये देखना है कि वर्ब कितने हैं। अगर क्लॉजेस को काउंट करना है तो आप ये देखें वर्ब कितने हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं। अगर आप देख रहे हो दरमियान में एक वर्ब आ गया, और वर्ब से, अगर वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो गलत है, सब्जेक्ट आ गया तो आगे वर्ब तो आएगा ही आएगा, तो यहां से हमने इसको पिक करना है। आप गौर करें जी, सेंटेंस है, फ्रेज फ्रैगमेंट्स। एक सेंटेंस है हमारे पास जो कि इनकरेक्ट है, सिंस आई वाज डन विद द एग्जाम, क्योंकि मैंने एग्जाम दी, मैं एग्जाम दी, हो गए थे मेरे एग्जाम, कोमा आई पुट माई पेन एंड पेपर डाउन, मैंने, ठीक है, आई वॉज डन विद द एग्जाम यानी कि पेपर मेरा हो गया था, मैंने अपना पेन और पेपर साइड में रख दिया, पुट यानी कि रख दिया साइड साथ में, ठीक है। जरूरी नहीं कि उर्दू और इंग्लिश के कंप्लीट वर्ड्स मैच करें, आप जो कॉमन सेंस है इंग्लिश में कुछ और होती है, ठीक है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं हाँ जी ये इस तरफ को आप जाएं, इस तरफ को आप जाएं, इशारे से हम कहते हैं हाँ जी कहाँ यार स्कूल जाना है, मैंने कहा आप इस तरफ को चले जाएं, इस तरफ को चले जाएं, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, यस यस दिस वे, बस दिस वे। ओके, आई पुट माई पेन एंड पेपर डाउन, मैंने अपना पेन एंड पेपर नीचे रख दिया, वेटिंग, अब कोमा डाल के उसने कहा कि वेटिंग फॉर द टीचर टू स्टार्ट कलेक्टिंग पेपर्स, टीचर का इंतजार करते हुए कि कब पेपर इकट्ठे करने शुरू करे। अब फुल स्टॉप के बाद उसने आगे कह दिया वेटिंग, तो ये तो 100% गलत हो गया कि सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इशू है। इस सेंटेंस को हम किस तरह लिख सकते हैं ये देखते हैं। हिंट है कि जी जो फ्रेजेस हैं, अब ये फ्रेज बन गया, क्लॉज नहीं है। अब इंडिपेंडेंट फ्रेज अगर एक अकेली फ्रेज है तो वो सर्वाइव ही नहीं करती, तो हम इस सेंटेंस को या तो कोमे से जो जोड़ेंगे या कंजंक्शन से जोड़ेंगे। आप देखते हैं जी, स्क्रीन को मैं यही रहने दूंगा ताकि आप इनकरेक्ट भी देख लें और ये नीचे वाले 2 करेक्ट सेंटेंस भी देखें। सिंस आई वॉज डन विद द एग्जाम, ये बिल्कुल सेम ही है, आगे कोमा डालें। आई पुट माई पेन एंड पेपर, मैंने डाउन, आई पुट माई पेन एंड पेपर डाउन, मैंने पेन और पेपर नीचे रख दिया, क्योंकि आगे फ्रेज था तो फ्रेज को कोमे के साथ जोड़ के वेटिंग फॉर द टीचर टू स्टार्ट द कलेक्टिंग पेपर्स, ठीक है। तो इस तरह आप इसको जोड़ सकते हो। और आई थिंक ये जो कोमा हमने लगाया है, अगर इस कोमे को शायद ना भी लगाएं तो वो भी गुजारा हो सकता है, ठीक है। आई पुट माई पेपर, पेन एंड पेपर डाउन, वेटिंग फॉर द टीचर टू स्टार्ट, यहाँ पर एक और हम बनाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं हो जाता है कि अभी जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया कि कंप्लीट सेंटेंस को आप कोमे से सेपरेट ना करें, ये करेक्ट तो बन जाएगा लेकिन कंपैरेटिवली करेक्ट बनेगा, याद रखें। जो ऊपर बताया कि फुल स्टॉप लगा के वेटिंग फॉर द टीचर, नहीं, ये तो 100% बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। लेकिन अगर आप इस तरह लगा देंगे तो किसी हद तक ठीक होगा, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होगा। क्यों? करेक्ट तो होगा ये, लेकिन 100% इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक ये नहीं आता, क्योंकि एक तो आप ये ऐसे लगा रहे वेटिंग फॉर द टीचर टू स्टार्ट कलेक्टिंग पेपर्स,
इससे पहले कोमा लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे बिल्कुल वेटिंग से पहले जो सेंटेंस है कंप्लीट है, और कंप्लीट सेंटेंस या तो आप कंजंक्शन से सेपरेट कर दें, लेकिन कोमे से ना करें। जैसे आई वॉज डन विद द एग्जाम, आई पुट माई पेपर पेन एंड पेपर डाउन एंड वॉज वेटिंग फॉर द टीचर टू स्टार्ट कलेक्टिंग पेपर्स। अब यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक चेंज आया है, हमने क्या किया कि पिछले जितने भी दो सेंटेंस पढ़े हमने एग्जाम के बाद कोमा लगाया, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, तो ये क्यों किया हमने, कंजंक्शंस लगाने के लिए ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमारा ठहराव मकसूद था। आगे एक लॉन्ग सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा ठहराव जरूरी था, क्योंकि आगे उसके बाद हमने डिटेल बतानी शुरू कर दी। मैंने अपना पेपर कर लिया, एग्जाम का मतलब है पेपर। आई वॉज डन विद द एग्जाम, मैंने अपना पेपर कर लिया। आई पुट माई पेन एंड पेपर डाउन एंड वॉज वेटिंग फॉर द टीचर टू स्टार्ट कलेक्टिंग पेपर्स। ठीक है जी। सबॉर्डिनेट क्लॉज फ्रैगमेंट्स। अब वो जो सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, जो कि सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से बनती है, इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। स्टूडेंट्स डिसलाइक मिस्टर जॉन्स, ठीक है, फुल स्टॉप, बिकॉज हिज क्लासेस कैन बी टफ, क्योंकि उसकी क्लासेस टफ होती हैं। तो यहाँ पर जो कि देखे ना, बिकॉज जो है ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबॉर्डिनेट कंजंक्शन को से सेंटेंस शुरू नहीं किया जा सकता, या अगर किया भी जा सकता है तो आगे फिर कोमा लगा के दूसरी क्लॉज आनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह बिकॉज ऑफ से अगर कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट्स डिसलाइक मिस्टर जॉन्स बिकॉज हिज क्लासेस कैन बी टफ, यहाँ तो नहीं, आप बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। लॉजिक क्या है जी? अ करेक्ट क्लॉज हैज टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। अब बिकॉज हिज क्लासेस कैन बी टफ, ये क्लॉज कैसे बन सकती है? इसका मतलब कंप्लीट मीनिंग ही नहीं दे रही ना। अगर कंप्लीट थॉट इसकी होती और बिकॉज से स्टार्ट भी हो जाता, बिकॉज हिज क्लासेस कैन बी टफ, तो हम इसमें डिटेल नहीं आ रही। डिटेल कैसे आ सकती है? कोमा लगा के फिर आगे बता दें कि हम कहना क्या चाहते हैं। बिकॉज हिज क्लासेस कैन बी टफ, स्टूडेंट्स डिसलाइक मिस्टर जॉन, फिर भी बात ठीक बन जाती है। चलें जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।